Welcome to everyone. Section 35B which deals with the cost for causing delay. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कॉस्ट से रिगार्डिंग दो प्रोविजंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अबाउट अ जनरल कॉस्ट एंड कंपनसेटरी कॉस्ट. अब मैं आपको इस वीडियो में सेक्शन 35B से रिगार्डिंग एक्सप्लेन करूँगी जो कि कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले से रिगार्डिंग प्रोविजंस को डील करती है. तो सेक्शन 35B जो है आपको ये बात क्लियर करती है कि ये भी अब बोथ पार्टीज़ पे अप्लाई होती है, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट. और किस केसेस में जहाँ पे बोथ पार्टीज़ दोनों पार्टीज़ जो हैं वो केस में जो सूट में डिले कर रहे हैं और बार बार एडजर्नमेंट सीक कर रहे हैं, उस केस में जो कोर्ट होती है वो कॉस्ट को इम्पोज करती है. और इसके पीछे का ऑब्जेक्ट ये होता है कि कोर्ट यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करती है इस चीज़ से, इस प्रैक्टिस से, कि जहाँ पे जो पार्टीज़ हैं वो बार बार मतलब टेकिंग एडजर्नमेंट, बार बार एडजर्नमेंट ना लें. और इससे बार बार एडजर्नमेंट लेने से जो हमारा ट्रायल है वो सिविल केसेस में डिले हो सकता है. तो इसीलिए कोर्ट जो है एडजर्नमेंट ग्रांट तो कर देती है, बट ग्रांट करने से पहले ना कॉस्ट इम्पोज कर देती है कि जिससे कि पार्टीज़ बार बार एडजर्नमेंट सीक ना करें. और एक और चीज़ कोर्ट यहाँ पे करती है, अगर दोनों पार्टीज़ में से इवन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों में से कोई भी पार्टी जो कि एडजर्नमेंट सीक कर रही है और एक पार्टी जो कोर्ट में ऑलरेडी आ गई है और उसने सारे, ऑब्वियस सी बात है जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है, बहुत तरीके की आपकी मतलब एक्सपेंडिचर्स होते हैं, बहुत तरीके के खर्च होती हैं. तो जब आप कोर्ट के पास आ रहे हैं और फॉर द सेक ऑफ अनदर पार्टी टेक इन सच एडजर्नमेंट, दूसरे पार्टी ने एडजर्नमेंट सीक कर लिया है, उनको दे दिया है कोर्ट ने. कई बार ऐसा होता है ना, आपने कोर्ट में देखा होगा कि जब प्लेंटिफ पहुंच जाते हैं तो उनको पता चलता है, मतलब प्लेंटिफ को आने में लेट हो गया है और ऑलरेडी डिफेंडेंट पहले से आकर और एडजर्नमेंट सीक कर लेते हैं एनी ग्राउंड्स की, मुझे इस ग्राउंड पे एडजर्नमेंट दे दीजिए. तो प्लेंटिफ तो पहुंच गए हैं या डिफेंडेंट पहुंच गए हैं और एडजर्नमेंट किसी भी एक पार्टी ने ले लिया है, तो उस टाइम उस पर्सन को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है. अजीब इन द सेंस कि मेरा कहने का मतलब है कि वो अपना सारा बिजी शेड्यूल में से, हो सकता है जो भी लिटिगेंट्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है एडवोकेट के साथ साथ जो भी लिटिगेंट्स होते हैं वो भी आते हैं, बहुत तरीके के अपने काम से वो निकाल कर समय लेकर आते हैं. और बहुत जगह वो जॉब में होते हैं जहाँ पे वो, ऑब्वियस सी बात है, लीव लेंगे तो उनके वहाँ पे मंथली जो भी सैलरी होती है उसमें से कट होता है. तो उनको भी जो वहाँ पे जो भी खर्च लगता है, तो कोर्ट अगर एडजर्नमेंट ग्रांट करती है तो जो इम्पोज करती है ना कॉस्ट की अमाउंट, वो अदर पार्टी को दे देती है. जो भी पार्टीज एडजर्नमेंट सीक करती है उससे लेकर दूसरे पार्टीज़ को वह कॉस्ट की अमाउंट दे देती है. तो ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है. तो इसका पर्पस यही है इस सेक्शन का कि यहाँ पे लिटिगेंट्स में जो भी लिटिगेंट्स होते हैं, जो इन्होंने एक टैक्टिस को अडॉप्ट कर लिया होता है फॉर द सीकिंग ऑफ एडजर्नमेंट, इस पर कंट्रोल करना होता है कोर्ट को और बैलेंस करना होता है. फिर मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ सेक्शन 35B से रिगार्डिंग. इफ़ अ डेट हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द कोर्ट फॉर द हियरिंग ऑफ द सूट, अगर डेट फिक्स कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा फॉर द हियरिंग ऑफ द सूट, और फॉर टेकिंग एनी स्टेप्स, और कोई भी स्टेप लिए जा चुके हैं उस केस में, बट अ पार्टी ऑफ द सूट फेल्स टू टेक द रिक्वायर्ड स्टेप्स, और जो भी पार्टी है सूट के उन्होंने जो भी रिक्वायर्ड स्टेप्स है उस केस में वो फेल हो गए हैं लेने से, और कोर्ट के सामने क्या करते हैं और सीक एन एडजर्नमेंट, कोर्ट से एडजर्नमेंट सीक करते हैं ऑन एनी ग्राउंड. बट और एनी ग्राउंड का मतलब यह है कि सच ग्राउंड मस्ट बी सेटिस्फैक्ट्री, कोर्ट उससे सेटिस्फाइड होना चाहिए. द कोर्ट में डायरेक्ट सच पार्टी टू पे कॉस्ट टू अदर पार्टी. तो कोर्ट यहाँ पे क्या करती है, कॉस्ट इम्पोज कर देती है और ये डायरेक्ट करती है कि वो जो कॉस्ट के अमाउंट है वो अदर पार्टी को देना होगा. एंड कोर्ट इससे रिगार्डिंग अपनी रीजनिंग भी देती है. और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ऑन द फिक्स डेट, जो फिक्स डेट कोर्ट दे देती है ना आफ्टर द एडजर्नमेंट कि हाँ ठीक है आप इस डेट को आइएगा, तो उस फिक्स डेट में ये कंडीशन टू प्रेसिडेंट होता है, कंडीशन प्रेसिडेंट होता है कि कोर्ट तब तक फर्दर प्रोसिक्यूशन नहीं करती है सूट में इफ़ सच एडजर्नमेंट इज टेकन बाय अ प्लेंटिफ और डिफेंस बाय द डिफेंडेंट. अगर प्लेंटिफ ने अगर एडजर्नमेंट सीक किया होता है तो कोर्ट तब तक केस को फर्दर प्रोसिक्यूट नहीं करती है जब तक कि प्लेंटिफ उस कॉस्ट के अमाउंट को पे ना कर दे. और अगर डिफेंडेंट ने कॉस्ट के अमाउंट को नहीं पे किया होता है, अगर उन्होंने एडजर्नमेंट सीक किया होता है, तो कोर्ट तब तक डिफेंस को नहीं लेती है जब तक कि डिफेंडेंट कॉस्ट के अमाउंट को
अब पेमेंट ना कर दे, तो ये कंडीशन टू प्रेसिडेंट होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से और बता दूं, वैसे आपको क्लियर हो गया होगा बट एक एग्जांपल और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मानिए कि किसी डे को कोर्ट ने फिक्स किया, जैसे कि 25th ऑफ फेब को कोर्ट ने डेट फिक्स किया कि आपको आना है। आप गए और आपने कोर्ट से एडजर्नमेंट सीक कर लिया, और एडजर्नमेंट सीक करने के बाद कोर्ट ने आपको एडजर्नमेंट दे दिया, बट कोर्ट ने आपको ये भी बोला कि आपको 31 मार्च को आपको आना है, तब कोर्ट हेयर करेगी उस केस से रिगार्डिंग। बट जब आप 31 मार्च को आइएगा ना, तो जो कॉस्ट आपके ऊपर इम्पोज किया गया था वो आपको पेड करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो कोर्ट आपके केस को फर्दर आगे प्रोसिक्यूट नहीं करेगी, जब तक कि आप जो भी आपके ऊपर कॉस्ट इम्पोज किए गए थे जब तक आप उसे पे नहीं करेंगे। देन मैं आपको सबसेक्शन 2 से रिगार्डिंग बताऊं। सबसेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ द कॉस्ट आर पेड इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट विच अवॉर्डेड इन द डिग्री पास्ट इन द सूट। जो यहाँ पे कॉस्ट जो पे कर दिया गया है वो इंक्लूड नहीं होगा उन कॉस्ट में जो कि डिग्री पास करती है कोर्ट सूट में। मतलब ये अनदर डिग्री होता है। मतलब अगर आपके ऊपर ना ये डिलेइंग के लिए अगर आपने एडजर्नमेंट सीख किया, कितने भी आपने देखा होगा किसी केस में, अगर आप जूनियर है ना, अगर आप मतलब अगर फ्रेशर में सुन रहे होंगे मेरे, तो आपने बहुत अपने फ्रेशर छोड़िए, मतलब अगर आपने अपना इनिशियल डेज एडवोकेसी स्टार्ट की होगी तो आपने एडजर्नमेंट ज़रूर सीख किया होगा। मुझे लगता है कि हर एक लॉ स्टूडेंट ने अपने सीनियर के विद इन, अगर आप उनके अंडर अगर आप काम कर रहे हैं तो सीनियर आपको एडजर्नमेंट के लिए भेजते हैं। आपने बहुत सारे एडजर्नमेंट सीख किए होंगे, तो आपने देखा होगा कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, कभी कभार जजेस के मूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, कभी कभार जजेस एडजर्नमेंट दे देते हैं विदाउट इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट। बट जब जजेस आपके ऊपर कॉस्ट मतलब इम्पोज कर देते हैं ना, तो आपने इसे देखा हो कि एक केस में बहुत एडजर्नमेंट आप लेते हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे कॉस्ट आपके ऊपर इम्पोज किए गए होंगे। तो जो कोर्ट जब फाइनल डिग्री पास करती है ना सूट में, तो वहाँ पे जो कॉस्ट जो आपके ये जो डिले के लिए एडजर्नमेंट के लिए जो आपने जितने पे किए होते हैं वो इंक्लूड नहीं होता है, वो कभी इंक्लूड नहीं होता है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप सूट में फाइनल डिग्री में जो फाइनल डिग्री आता है कि आपने तो इतने सारे मतलब एडजर्नमेंट पे इतने सारे आपने पेड किए थे। क्या पे किया था आपने? इतने सारे आपने कॉस्ट पे किया था, तो वो डिडक्ट हो जाए, नहीं, ये डिडक्शन उसमें होता है। मैंने आपको बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में, आप जाकर देखिएगा कि वो अमाउंट डिडक्शन किस में होता है, कंपनसेटरी कॉस्ट में होता है या जनरल कॉस्ट में होता है। तो वो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। कंपनसेटरी कॉस्ट की सबसेक्शन 4 में ये बताया गया है कि अगर आपके ऊपर कंपनसेटरी कॉस्ट अगर आपके ऊपर इम्पोज किया गया होगा ना तो डिडक्ट किया जाएगा, बट फॉर द डिलेइंग ऑफ द कॉस्ट अगर आपको ऊपर इम्पोज किया गया है तो वो फाइनल डिग्री में डिडक्ट नहीं किया जाता है। ये सबसेक्शन 2 में बताया गया है। फिर आपको एक और चीज़ बताया गया, इफ़ सच कॉस्ट आर नॉट पेड, अगर वो कॉस्ट पे आपने नहीं किया है तो कोर्ट क्या करती है, एक सेपरेट ऑर्डर पास करती है कोर्ट इसमें, किससे रिगार्डिंग, जो आपने एडजर्नमेंट के लिए अगर आपने आपके ऊपर कॉस्ट जो इम्पोज किए गए थे अगर आपने वो कॉस्ट को पे नहीं किया है तो कोर्ट एक सेपरेट ऑर्डर पास करती है और इंडिकेट करती है फॉर द सच अमाउंट, जो भी अमाउंट था उससे रिगार्डिंग इंडिकेट करती है और नेम, एड्रेस और पर्सन के द्वारा वो पे करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को लिखती है उसमें, और इसके लिए एक सेपरेट ऑर्डर पास करती है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द ऑर्डर जो भी ऑर्डर यहाँ पे दिए जाते हैं वो एग्जीक्यूट करवाए जाते हैं अगेंस्ट सच पर्सन। तो ये जो ऑर्डर पास करती है ना वो एग्जीक्यूट भी कराई जाती है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि कई बार एग्जामिनेशन में आपसे ना ऐसा पूछा जाता है कि जो ऑर्डर कोस्ट यहाँ पे जो ऑर्डर यहाँ पे कोर्ट जो पास करती है क्या उसे एज अ डिग्री कंसिडर किया जाता है? हाँ, उसे एज अ डिग्री कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि द सेक्शन ऑल्सो इनकॉपरेट्स द प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2। इफ कॉस्ट आर नॉट पे, अगर कॉस्ट पेड नहीं किया जा रहा है देन कोर्ट शैल प्रिपेयर अ सेपरेट फॉर्मल ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ कॉस्ट। तो कोर्ट यहाँ पे एक फॉर्मल ऑर्डर पास करती है फॉर द रिकवरी ऑफ कॉस्ट एंड दिस ऑर्डर शैल बी एग्जीक्यूटेबल एज अ डिक्री
एज अ डिक्री एग्जीक्यूट करवाती है। कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर जो पास करती है ना, उससे डिक्री की तरह एग्जीक्यूट करवाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इस वीडियो के थ्रू जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया हो। जनरल कॉस्ट मैंने पहले बता दिया था, यहाँ पे मैंने आपको सेक्शन 35B में मैंने आपको फॉर द कॉजिंग ऑफ डिले से रिगार्डिंग प्रोविजंस को एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको बताती हूँ एक मिसलेनियस कॉस्ट भी होता है फॉर कॉजिंग डिले, जो कि ऑर्डर 20A में दिया हुआ है। इसमें ऑलरेडी बता रखा है कि जो भी एक्सपेंडिचर्स जो पार्टीज़ के द्वारा लिए गए होते हैं उससे रिगार्डिंग कॉस्ट इम्पोज किया जाता है। फॉर गिविंग ऑफ एनी नोटिस बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, अगर नोटिस दिलवाना है उसमें अगर जो खर्च होते हैं उससे रिगार्डिंग, टाइपिंग, राइटिंग, प्रिंटिंग और प्लीडिंग फाइल्ड बाय एनी पार्टी, या जो भी विटनेसेस को लाने में जो खर्च होते हैं, या जो इंस्पेक्शंस में होते हैं उससे रिगार्डिंग कोर्ट के जो रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्शन करने में होते हैं, या कोई भी चार्ज जो कि ऑब्टेन हो किए जाते हैं फॉर दी कॉपी ऑफ द जजमेंट्स और डिग्री, इससे रिगार्डिंग भी अगर जो भी मतलब एक्सपेंडिचर्स जो इनक्योर्ड किए जाते हैं पार्टीज़ के द्वारा, उसे भी कोर्ट जो है यहाँ पे एज अ कॉस्ट इम्पोज करके डायरेक्ट करके उसे कोर्ट क्या करती है यहाँ पे पेमेंट करवा लेती है। तो अब मैं आपको अब नॉर्मली बता दूं पूरे कॉस्ट से रिगार्डिंग जनरल प्रोविजंस ओवरऑल, जो भी मैंने आपको प्रीवियस अपने 2 वीडियो में बताया और ये मेरा फाइनल वीडियो होगा जिसमें बताऊंगी जनरल प्रोविजंस क्या होता है। आफ्टर द रीडिंग ऑल दोज प्रोविजंस, एक जनरल प्रोविजंस क्रक्स में क्या निकल के आता है कि जो भी अवार्ड ऑफ कॉस्ट होता है वो डिस्क्रिशनरी पावर होता है। कोर्ट में अवार्ड द कॉस्ट, कोर्ट जो होती है वो अवार्ड कर सकती है कॉस्ट को विद द सब्जेक्ट टू द सच प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड एनी सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मैंने इसको बता रखा है अपनी वीडियोस में कि कौन से सेक्शंस के लिमिटेशन एंड कंडीशंस में होकर कोर्ट कॉस्ट इम्पोज करती है। एंड ये भी कॉस्ट से रिगार्डिंग कोर्ट ये भी डिटरमाइन कर देती है कि कौन से प्रॉपर्टी से वो कॉस्ट पेड करवाए जाएंगे और उसकी एक्सटेंड क्या होगी। एक और मैं आपको बता दूं कि कौन सा सेक्शन है जो इस पे डिपेंड है कि जनरली कॉस्ट फॉलो द इवेंट दैट इज़ रिजल्ट। तो ये आपको पता होगा अगर अपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। मैं आपको बता देती हूँ सेक्शन 35 इस पे बेस्ड है कि जनरली कॉस्ट फॉलो द इवेंट दैट इज़ रिजल्ट एंड नॉर्मली अ सक्सेसफुल पार्टी इज इंटाइटल्ड टू कॉस्ट। नॉर्मली सक्सेसफुल पार्टी इंटाइटल्ड होता है, बट जब आप सारे प्रोविजंस को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बोथ पार्टीज़ को कॉस्ट मिलती है, बट क्या कंडीशन है वो मैंने आपको बताया है सारी अपनी वीडियोस में। द कॉस्ट आर पेड बाय अ लूजिंग पार्टी, अगर लूजिंग पार्टी कब पेड करती है उससे रिगार्डिंग मैंने आपको प्रोविजंस बता रखे हैं सारे के सारे। इफ़ द कोर्ट डज नॉट अवॉर्ड कॉस्ट देन कोर्ट वहाँ पे अपने रीजंस को भी रिकॉर्ड करती है। फिर आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी कॉस्ट के जो अमाउंट होते हैं वो पार्टीज़ के कंडक्ट को देखकर होते हैं, अगर पार्टीज़ ने फॉल्स और वेक्सीसियस क्लेम किया होता है, इससे रिगार्डिंग प्रोविजंस मैंने बताए हैं। देन जो कॉस्ट है वो हमेशा जो है वो एग्जीक्यूशंस हमेशा जो है वो फॉल्स और वेक्सीसियस ग्राउंड पे होना चाहिए, जो कि सेक्शन 35A में दिया हुआ मैंने आपको अगेन एक्सप्लेन कर दिया कि कौन से ग्राउंड्स हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो देखिएगा आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। देन आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो कॉस्ट जो कोर्ट के पास अवॉर्ड करने का जो पावर होता है वो कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर होता है, और कोर्ट ना यहाँ पे पार्टीज ने अगर कोई एग्रीमेंट किया होता है तो उसको कोर्ट कभी अपने कंसिडरेशन में नहीं लेती है। कोर्ट की ये डिस्क्रिशन होती है कि कोर्ट कैसे कॉस्ट को इम्पोज करेगी कौन कौन से ग्राउंड पे। तो ये मेरा फाइनली मैं कंक्लूड कर रही हूँ कॉस्ट से रिगार्डिंग प्रोविजंस। मुझे पता है कि आपको लग रहा हो कि इतना डिटेल में समझने की क्या नीड है, मैंने इस पर 3 पार्ट में वीडियोस क्यों बनाए हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। मैंने जनरल कॉस्ट से रिगार्डिंग बहुत अच्छे से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के साथ मैंने बताया, ऑल्दो वो केस का ही नाम था जिस केस में ही ये सारे ऑब्जर्वेशन दे रखे थे, तो उसी को मैंने आपको वहाँ पे थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हुए और कुछ ऑर्डर्स का रेफरेंस देते हुए मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप मेरे तीनों वीडियो को देखिएगा ना, तो आप एग्ज़ाम में कभी भी कॉस्ट से रिगार्डिंग प्रोविजंस में कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं सीपीसी को ऐसे ही आपको कवर करवा दूँ कि जिससे आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। सीपीसी आपने एक एक प्रोविजंस की स्टोरी अपने माइंड में रखिएगा ना, तो आपको सीपीसी पढ़ने में कभी भी कभी भी आपको सीपीसी टफ लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा कोई मुझे स्टोरी बता रहा है।
थैंक यू सो मच। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने कुछ एक्सटेंड तक वैल्यू ऐड किया हो।